बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ अबाउट पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रही हूँ। पैनिक अटैक जो कि घबराहट की बीमारी भी जिसको कहा जाता है, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। ये बीमारी किस तरह से इन हो रही है, इसकी क्या वजूहत हो रही है और ये इसका कैसे अलामात को बढ़ रही हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है और मरीज़ वक्ती तौर पे अपना कैसे बचाव कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर की क्या जिम्मेदारियां हैं और एक साइकोलॉजिस्ट इसमें क्या काम सर अंजाम देता है, मरीज़ की कैसे ब्रेन को टारगेट किया जाता है या मरीज़ वक्ती तौर पे अपने आप को किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकता है, उसके बारे में एक मुकम्मल डिटेल में बात की जाएगी। तो आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप में से भी अगर कोई बंदा इस बीमारी से दो चार हो रहे हो तो उसको मदद मिल सके। इस बीमारी का बगैर किसी भी दवाई के क्या इलाज हो सकता है उसको देख लेते हैं। उसको देखने के लिए इस वीडियो को डिटेल से इस पर बात करने से पहले हम लोग इसकी वजूहात पे, क्योंकि हम इसके ट्रीटमेंट पे बात कर रहे हैं, उससे पहले उसकी वजूहात पे बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक रिवीजन हो जाए कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो वो इसका तफसीली एक जायज़ा ले लें। अच्छा जी, चंद एक का जिक्र मैं इधर कर लेती हूँ। जैसे इस बीमारी में खौफ बहुत ज़्यादा होता है, खौफ की कैफियत बहुत ज़्यादा तारी हो जाती है, दिल पर ऐसा लगता है कि दिल फट जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लग जाता है। ऐसा फील करता है इंसान कि मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो रहा है, अकेले सफ़र नहीं कर सकता, तो अपने पास हर टाइम कोई ना कोई दवाई रखता है, हर टाइम किसी ना किसी को अपने पास रखता है, क्योंकि उसे फीलिंग होती है कि मैं अभी मर जाऊँगा, गला बंद हो रहा है, मेरा मुख खुश्क हो रहा है, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, और अकेले सफ़र करने में मसला, फालिज का कभी कभी लगता है कि जिसम में जैसे फालिज हो रहा है, दिमाग की शरह फटने वाली है, तो जगड़न, दिल में जगड़न महसूस करता है। तो खौफ की कैफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे लगता है कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊँगा। बार बार क्या करता है जी, अपनी नर्व्स चेक करता है मरीज़, बार बार डॉक्टर के पास जाता है, अपने जिस्म का मायना कराता है, अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा नोट करने लग जाता है, बार बार ईसीजी, इको और इस तरह की एंजियोग्राफी वगैरह ऐसी चीज़ें कराता है और बाज़रिया रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। तो इस चीज़ को, इस घबराहट को, इस बीमारी को हम कहते हैं पैनिक अटैक। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बग़ैर दवाई के, क्योंकि अब हम इसके ट्रीटमेंट पे, इलाज पे बात करने वाले हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि बग़ैर दवाई के इसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। जब हम बग़ैर इलाज के किसी दवाई के इलाज की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी एक चीज़ आती है, सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर वो बिहेवियर जिसके वो सेफ्टी अपने आप को महसूस करने के लिए उसको वो बिहेवियर्स अपनाता है। वो क्या है जी, जैसे उसको घबराहट महसूस हुई, हर टाइम किसी ना किसी को अपने पास रखेगा। क्यों कि अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अभी अटैक आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, तो कोई ना कोई हर टाइम मेरे पास मौजूद होना चाहिए मेरी मदद करने के लिए। कोई ना कोई ऐसा बंदा मेरे पास मौजूद हो कि मैं वो वक्ती तौर पे मुझे बचा ले। बाहर जाके अगर सफ़र पे जाना है तो सफ़र को अवॉइड करेगा। क्यों कि अगर मैं सफ़र पे गया तो हो सकता है कि रास्ते में मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे पास कोई ना मौजूद हुआ मदद करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा। और अगर कोई अलामत ज़ाहिर हुई है तो जी, दिल की धड़कन तेज़ हुई है, तो एक दवाई बहुत मशहूर है एंड्राल, उसको हर टाइम अपने पास रखेगा और जैसे ही दिल की धड़कन तेज़ हुई उसको खा लिया और फिर उसको लगेगा कि जी ये दवाई बहुत ख़तरनाक है, उसके मुताबिक ये दवाई बहुत ख़तरनाक है, फिर उससे बचने के लिए कोई और दवाई खा लेगा। इस तरह से जी वो अपने आप को सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है कि किसी ना किसी तरह से वो अपने आप को सेव रखे। दिमागी तौर पे उसको ये चीज़ें एज अ उसकी सेफ्टी के लिए उसको ये बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा अपने इंडल्ज करने लग जाता है अपने दिमाग के साथ कि इन्हीं की वजह से मैं बच सकता हूँ। तो इन सब जितने भी डिस्कशन हुई है, इन बिहेवियर्स को हम सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स कहते हैं। अच्छा जी, फिर पैनिक अटैक में क्या होता है, खौफ की कैफियत तारी होती जाती है, यानी कि एक खौफ को ख़त्म करने के लिए दूसरा खौफ उस पे मरीज़ पे तारी हो जाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपको छत पे जाने से डर लगता है, तो आप छत को अवॉइड करें। आप सोचते हैं कि मैं छत को अवॉइड ही कर देती हूँ, यानी कि मैं छत पे जाता ही नहीं हूँ।
तो छत पे ना जाने से क्या आपका खौफ कम हो जाएगा? नहीं, खौफ मज़ीद बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो मरीज़ क्या करता है कि अवॉइडेंस के लिए, अब जैसे अगर दिल की धड़कन तेज़ हुई है तो जी अवॉइडेंस के लिए क्या करेगा जी, कोई ना कोई मेडिसिन खा लेगा। मेडिसिन खाएगा, हो सकता है उसको वक्ती तौर पे उससे रिलैक्स भी हो जाए या उसका जो पैनिक का अटैक है वो कम भी हो जाए, लेकिन उसके बाद उस पर मज़ीद खौफ की कैफियत तारी हो जाएगी। क्यों? उस पर प्रॉपर उसका इलाज नहीं हुआ। तो उसकी इस तरह के बिहेवियर से फिर उसके चक्कर में वो कोई और दवाई खा लेता है, तो फिर वो जो खौफ की कैफियत है वो मज़ीद उस पर तारी होती जाती है। इस तरह से उसकी घबराहट ज़्यादा होती जाती है और उसके नतीजे में वो और ऐसे नेगेटिव काम करने लग जाता है जो उसको मसला करते हैं, जिसको हम पैनिक अटैक की सबसे अहम वजूहात कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो उसको नहीं करने, अवॉइड करने हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सबसे पहले तो जो कि उस मरीज़ को करना है इस हालत में, जब ये कैफियत तारी होगी, सबसे पहले उसको किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाना। किसी भी किस्म के मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाना, जो कि मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। क्यों? आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ जाके आप कोई ना कोई अपना मायना कराएंगे, अपना कि मुझे ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं करना। दूसरी चीज़, कोई भी लैब टेस्ट, ईसीजी, इको, एंजियोग्राफी या इस तरह का कोई भी लैब टेस्ट आपने नहीं कराना, नब्स नहीं चेक करानी, पर कि मेरा ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं कराना। तीसरी जो चीज़ है, किसी को भी मदद के लिए नहीं बुलाना। डोंट कॉल एनीवन फॉर हेल्प। चौथी चीज़ क्या करनी है जी, आपने कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन नहीं खानी, किसी भी किस्म का सब्सटेंस नहीं यूज़ करना। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने जिस्म का बार बार मायना नहीं करना, बार बार नब्ज़ चेक करना, बार बार जिस्म को देखना, ये नहीं करना। और लोग इसमें जो मुझे बातों बातों में एक चीज़ याद आई कि लोग इसमें क्या करते हैं जी, कोई भी लिटरेचर सर्च कर लिया बीमारी के बारे में, बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता कोई भी रिलेटेड इस बीमारी के कि मुझे फ़लानी बीमारी हो गई है, गूगल पे या यूट्यूब या किसी जगह पे ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, मुझे फ़लानी बीमारी हो गई है, उसकी क्या वजूहत है, उसका क्या। तो हमारा दिमाग जो है वो इन चीज़ों पे, अगर हम एक स्पंज की तरह होता है, अगर हम उसमें एक स्पंज को पानी में डुबोएंगे, अच्छे पानी में डुबोएंगे और बाहर निकाल के हम दीवार पे लगाएंगे तो वो अच्छा ही हमें रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम उसको गंदे पानी में डुबो के दीवार पे लगाएंगे तो वो गंदगी ही हमें बाहर देगा। इसलिए हमारा दिमाग जो हम सोच इसमें डालते हैं वही सोच कैप्चर कर लेता है। तो जब बंदा बीमारी के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ पढ़ लेता है ब्राउजिंग पे, अगर उसने 20 चीज़ें नेगेटिव पढ़ी हैं तो वो 20 चीज़ों में से जो नेगेटिव चीज़ होगी उसको कंसिडर कर लेगा कि हाँ ये भी बीमारी मेरे में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा दिमाग उस चीज़ को, उस सोच को पकड़ लेता है कि हाँ मुझ में ये भी मसला है, मुझमें ये भी मसला है, तो उसमें उस कैफियत में इजाफा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, कोई भी किसी किस्म की ब्राउजिंग, कोई भी किस्म का लिटरेचर, किसी किस्म की किताब और किसी की इस बारे में नहीं पढ़नी। क्यों? बैकग्राउंड नॉलेज कम होने की वजह से इंसान अपने ऊपर खौफ की कैफियत को और मज़ीद तारी कर लेता है। तो क्या क्या करना चाहिए, किसी को मदद के लिए ना बुलाएं। क्यों? आप खुद अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे और उसको हल भी करेंगे। कोई भी किस्म का लिटरेचर या गूगल सर्च नहीं करनी किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास मायना कराने के लिए। जब मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कोई भी किसी किस्म का प्रिस्क्रिप्शन या किसी किस्म का लैब टेस्ट या किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं होगी। कोई भी मेडिसिन वगैरह आपको खाने को नहीं मिलेगी, कोई भी मेडिकेशन या प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी। अपने किसी भी दोस्त, मेरा फ़लाना दोस्त वो फार्मेसी में लगा हुआ, मेरी फ़लाना भाई जो है वो उस तरह के डॉक्टर है, मेरा फ़लाना दोस्त है वो उस फार्मेसी में लगा हुआ है, फ़लाना दोस्त है उस लैब में लगा हुआ है, तो उसने मुझे ये कह दिया, ये कह दिया। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन किसी से ना आपने लेनी है ना शेयर करनी। इसमें एक चीज़ मुझे बातों बातों में याद आ गई, जो कि मरीज़ को इसलिए भी मायना करने से अपने जिस्म का मना किया जाता है क्योंकि वो बार बार अपनी नब्ज़ को चेक करेगा, वो कि बार बार थोड़ी सी दिल की धड़कन तेज़ हुई उसको बार बार चेक किया, बार बार ब्लड प्रेशर। आजकल मशीनें ऐसी आ गई हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन ऐसी आ गई हैं, बार बार इलेक्ट्रिक आ गई हैं, अपने बार बार लगाए हो वो मेरा तो
जी, थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर तेज़ आया, मेरा 150 आ गया, 160 आ गया, मेरा 140 आ गया, वो इसमें इस इतने ब्लड प्रेशर में तो ये हो जाता है, मुझे फ़लानी शुगर हो गई, मुझे फ़लाना बीमारी हो गई है। तो क्या जी इन सब चीज़ों में आपकी तवज्जो आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा भरपूर हो जाती है। तो जब जिस्म पे तवज्जो होगी तो नेगेटिव आपकी फंक्शनिंग, आपका माइंड उन नेगेटिव थॉट जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको नेगेटिव तौर पर ट्रिगर करेगा। तो क्या है जी, इन सब चीज़ों को कहते हैं, ये जो पहला आपका फर्स्ट जो मरहला है इन जिसके बारे में हमने डिस्कशन की, वो है सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स का, जो कि हमने अवॉइड करना है, जो कि हमने नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि मेडिकल करना या इस तरह की चीज़ें करने से क्यों मना किया गया है, क्योंकि मरीज़ ऑलरेडी इन बार बार डॉक्टर के पास जा चुका होता है, बार बार मायने करा चुका होता है पहले ही वो, फिर जो कार्डियो वाला है या एंजियोग्राफी करने वाला है या कोई और भी डॉक्टर है, वो उसको पहले कह चुका होता है कि तुम्हें ना कोई दिल की बीमारी है ना कोई जिस्मानी ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज किया जाए। तो वो मरीज़ जी इस तरह की सारा कुछ करके आ चुका होता है। तो फिर इसलिए इन चीज़ों को का तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है ताकि हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो आपका ट्रिगर ना हो, हमारा जो सोचें हमें नेगेटिव आती हैं उनको मौका ना मिले कि हमारे माइंड को वो ख़राब करें। ये तो वो हो गए बिहेवियर्स जो कि हमने अवॉइड करने हैं, जिनसे हमने बचना है और उनको हमने नहीं करना। अब उन बिहेवियर्स पे बात कर लेते हैं जो कि हमने पैनिक अटैक से बचने के लिए करने हैं। क्या करना है जी, जैसे ही आपको पैनिक अटैक आया, सबसे पहले तो आपने जहाँ पे आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं या कुछ देर आपने उसी पे बैठ जाना। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहिबा ने ये क्या बात कर दी, आपने कुछ देर अपने आप को उसी जगह पे रखना है। लेट्स सपोज आपको अगर पैनिक अटैक आया है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं जब, तो जी वहाँ पे जाते जाते भी आपने बहुत कोई 10-15 मिनट आप अपनी कुर्सी में पैनिक अटैक आया, अपने आप को होश दिला रहे हैं क्या हो गया। उसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास लग गए हैं, जाने में भी बहुत करीबी डॉक्टर है, जाने में भी आपको कोई 10-15 मिनट लग गए हैं, फिर कोई पर्ची बनाने में कोई उसकी फ़ीस वगैरह अदा करने में, कोई पर्ची वगैरह बनाने में आपको कोई 10-15 मिनट उधर लग गए, फिर बहुत ही कोई आपका रेफरेंस भी हो तो बहुत जल्दी भी हो तो आपको डॉक्टर ने फटाफट चेक कर लिया है, उसमें भी आपका कोई घंटा 2 घंटे इजीली लग जाते हैं। तो वही तब तक भी तो आपका पैनिक अटैक, फिर आप जाके जो डॉक्टर को चेक कराते हैं, डॉक्टर आपको बताता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। कार्डियो वाला कह देता है जी आपको, मेडिकल डॉक्टर कहता है आपको कोई बीमारी नहीं, कार्डियो वाला कह देता है आपको कोई मसला नहीं। तो जो आपने इतना टाइम वेस्ट किया है अपने पैनिक अटैक के लिए जगह जगह घूम के, तो वही आप अगर थोड़ी देर कोई 10 मिनट 15 मिनट इसी जगह पर बैठ के आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, तो वो आपका पैनिक अटैक थोड़ा सा उसका जो एक्सट्रीमनेस है उसको कम कर देता है। देखिए, पैनिक अटैक की मिसाल एक समुंदर की लहर की जैसी है। जो लहर है उसमें भी एकदम से वो लहर आती है, फिर वो एकदम से नीचे आ जाती है। पैनिक अटैक का काम भी सेम इसी तरह से है, लहर ने आना है और लहर ने वापस जाना है, तो क्यों ना कुछ देर लहर के थमने का इंतज़ार कर लिया जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक लेवल ऊपर चले जाते हैं या एक पॉइंट इससे ऊपर चले जाते हैं और उन सोचों पे बात करते हैं जो कि हमारे दिमाग में अटक जाती हैं, फंस जाती हैं और हमारे थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करती हैं। वो कि कोई भी सोच है कि मुझे घबराहट हो रही है, घबराहट की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिल की धड़कन की तेज़ होने से मुझे लग रहा है कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक होने से मुझे ऐसा फील हो रहा है उस पैनिक अटैक में कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, ऐसी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसमें हम मरीज़ को एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं कि आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करें, जिसको बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप जो हम क्लाइंट है या मरीज़ है वो खुद भी तजर्बा करके देख सकता है कि वो कि कहीं पे वॉक पे गया है या कोई एक्सरसाइज की है तो क्या आपकी दिल की धड़कन तेज़ नहीं होती।
आप कोई भी आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं या नीचे हैं, आपने कोई काम किया है, आपने कोई जिम में जाके कोई एक्सरसाइज किया है, खुले हवा में आपने या खुले बाग में आपने कोई न दौड़ लगाई है, कोई वॉक किया है, तो क्या आपके दिल की रफ्तार उसी तरह रहती है? बिल्कुल नहीं, तेज़ हो जाती है। तो क्या जिम करना आपके लिए बुरा है? क्या आपका वॉक करना आपके लिए बुरा है? वॉक करना, जॉगिंग करना, कोई ना कोई एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, कुछ भी करना, वो अच्छा है जिस्म के लिए, तभी हम करते हैं। तो उससे हमारे दिल को जो है खून मिलता है, हार्ट पाँव, हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं वो हरकत में आते हैं। तो कभी कभी दिल की धड़कन तेज़ होना भी अच्छा है, वरना उसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, हर कोई उसको निग्लेक्ट करता कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो कभी कभी दिल की धड़कन का अच्छा होना, तेज़ होना भी अच्छा है। तो मैं खुद रेकमेंड करती हूँ क्लाइंट को कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपकी दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? बस पैनिक अटैक में जो थॉट प्रोसेस है उसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो क्या जी, इसमें सबसे जो मरीज़ है फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास उसका जाना ज़रूरी है, जो कि वो क्या कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे सेशंस ले प्रॉपर, और प्रॉपर अपनी इस बीमारी का इलाज करवाए। अच्छा जी, फिर इस प्रोसेस में मज़ीद क्या किया जा सकता है कि आप पहले तो अपने आप को रिलैक्स करें। घर पे अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम मैनेज करना चाहते हैं, तो हम क्लाइंट को कह देते हैं कि आप अगर इसको मैनेज करना चाहते हैं तो अपने आप को रिलैक्स करें कुछ देर उसी जगह पे, और उसके बाद फिर एक डीप ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। डीप ब्रीथिंग करें, आप मेडिटेशन करें, कोई भी किसी किस्म की, यहाँ एक प्रॉपर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का प्रोसेस होता है जो साइकोलॉजिस्ट अपने सामने करवाते हैं। आपसे अगर चीज़ें नहीं मैनेज हो रही तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ, आप उनसे हेल्प लें, उनसे सेशंस लें बाकायदा, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जो है इसको रिज़ॉल्व किया जा सके। इसके अलावा बहुत और भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंजिंग बिहेवियर्स हैं, और आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, उनको आपके साथ काम किया जाता है जो कि साइकोलॉजिस्ट करता है, ताकि आपकी नेगेटिव फंक्शनिंग जो हो रही है माइंड में उसको चेंज किया जाए, और आपके थॉट प्रोसेस को, आपके जहन में आने वाली नेगेटिव सोचों को, आपकी दूसरी चीज़ों को, आपके कोग्निशन पे काम किया जाए, आपके बिहेवियर्स पे काम किया जाए। तो उन टेक्निक्स को बाकायदा एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने सामने करवाता है और सेशंस में करवाता है। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं उनकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि वो ये इन चीज़ों से नहीं ठीक होते, तो फिर आखिरी का हल आ जाता है जी मेडिसिन का। तो मेडिसिन में क्या है जी, कुछ मेडिसिन की होती हैं। यहाँ पे एक मिथ भी है कि मेडिसिन जो हैं इनसे आपको नींद की भी दवाइयाँ हैं, या ये आप जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं या इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं वो आपको नींद में आती है, बल्कि इनसे तो नींद उड़ जाती है। जो कि बीमारी जो दवाइयाँ हैं ये एक स्पेशल ग्रुप में आती हैं जिनको हम SSRIs कहते हैं, जिनको हम सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनसे ये क्या होता है कि शुरू के दिनों में तो नींद, ये एक स्पेशल ग्रुप है दवाइयों का जो कि आपको इस हालत में कि अगर नहीं बाकी चीज़ों से आराम मिला तो फिर आखिरी हाल में ये दवाइयाँ रेकमेंड की जाती हैं। तो इनसे तो शुरू के दिनों में नींद बल्कि उड़ ही जाती है। तो 1-2 हफ्ते के बाद ये कहीं जाके इसका इलाज आता है और ये चीज़ें मैनेज होना शुरू होती हैं। तो बंदा क्या करे कि फिर उस रिलैक्सेशन के लिए, उस इलाज में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका असर करवाने के लिए मज़ीद कोई दवाई दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ भी दिया जाता है। तो उसमें क्या जी, आपके दिमाग में उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का कुछ अरसे बाद बंद करना ज़रूरी है, जो कि SSRIs के नतीजे में दी जाती हैं, ताकि इंसान की नींद प्रॉपर और रिलैक्सेशन के लिए उसको दवाइयाँ दी जाएं, और फिर उनका जो असर ख़त्म करने के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए फिर इंसान को दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो मरहला इंसान के लिए ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, क्योंकि आपका एक दफ़ा वो हिस्सा ख़त्म हुआ, फिर दोबारा जब
दोबारा से वही असर ख़त्म होने के बाद दवाइयों का जब दोबारा से वो पैनिक अटैक स्टार्ट हुआ तो फिर वही काउंसलिंग, वो जो डॉक्टर से कंसल्ट करना, मेडिकेशन लेना, ईच एंड एवरीथिंग, वही सारा प्रोसेस आ जाता है। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हम बिल्कुल भी दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते। तो उसका आसान हल है, आप हमारे पास आ जाएँ, साइकोलॉजिस्ट की राय लें, साइकोलॉजिस्ट से सेशन लें और बाकायदा इस बीमारी से आप छुटकारा हासिल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो कोई ऐसा इंसान है जिसको मदद की ज़रूरत है और उसको नहीं पता है कि ये क्या बीमारी है और ये किस तरह से वो उससे दो चार हो रहा है, हो सकता है आपकी इस छोटी सी मदद से उसका जहन में जो कि ये सारी घबराहट और ये सारी सोचें आ रही हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।